हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, चेनमू अपनी डिवाइन आइज टेक्निक को एक्टिवेट कर चुका था, जिसके चलते वो हर एक चीज को बहुत ही वाज़ेह तौर पर देख सकता था। वो न सिर्फ इंसानों और जानवरों में बहती हुई स्पिरिचुअल एनर्जी को देख सकता था, बल्कि उसी के साथ साथ वो पेड़ों और पौधों में भी एनर्जी के फ्लो को देख सकता था, जिसके चलते हमने देखा था कि उसके सभी ग्रैंड पास ने उसकी ट्रेनिंग को और भी ज्यादा हार्ड बना दिया था, जिसे चेनमू भी अपनी पूरी लगन के साथ कर रहा था। और वो अपने ग्रैंड पास से जिस भी नई टेक्निक को सीखता, वो उसे जाकर जायंट एप को भी सिखा दिया करता था, जिसके बाद वो जायंट एप के साथ फाइट करते हुए उस टेक्निक की प्रैक्टिस किया करता था। लेकिन क्योंकि चेनमू के पास डिवाइन आइज की पावर आ चुकी थी, तो इसलिए वो हर बार जायंट एप की कोई न कोई कमजोरी ढूंढते हुए उसे हरा ही दिया करता था, जिसके चलते उन दोनों के बीच बहुत ज्यादा गहरी दोस्ती भी हो चुकी थी। और इसी तरह वो लोग वहाँ पे एक दिन प्रैक्टिस करते हुए जंगल के काफी अंदर आ जाते हैं, जहाँ पे जायंट एप चेनमू को अपना घर भी दिखाता है, जो कि दिखने से बिल्कुल एक एंशिएंट रूइंस की तरह ही दिखाई दे रहा था। और जब चेनमू वहाँ पे उस जगह को एक्सप्लोर करता है, तो चेनमू को वहाँ पे एक एंशिएंट मैप दिखाई देता है, जो कि दाशु कॉन्टिनेंट से पहले गॉड ऑफ किंगडम के समय का था। और उस एंशिएंट मैप से चेनमू को काफी सारी चीजें जानने को मिलती हैं। जबकि एपिसोड के एंड में हमने देखा था कि कुछ हमला अब डिसेबल गांव के ऊपर हमला करने के लिए दाशु कॉन्टिनेंट में आ चुके थे, जिनके बारे में ग्रैंड माशिया ने बाकी सभी को भी बताते हुए सुधार कर दिया था। और यहीं से नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में भी हमें जायंट एप वाले एंशिएंट रूइंस का ही सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे अभी तक भी चेनमू उसी मैप को ही देखते हुए समझने की कोशिश कर रहा था। और तभी अचानक से जायंट एप वहाँ पे एक जगह पे हाथ रख के इशारा करते हुए चेनमू से कहता है कि इस जगह को गौर से देखो, ये तो बिल्कुल वैसे ही वैली दिखाई दे रही है जहाँ पे मैं अभी रहता हूँ। अब जायंट एप की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि जैसे चेनमू वहाँ पे उस वैली के ऊपर लिखे हुए नाम को पढ़ता है, तो उसके ऊपर ज़ेंगजियान पैलेस लिखा हुआ था, जिसे पढ़कर चेनमू भी वहाँ पे थोड़ा चौंकते हुए कहता है, तो इसका मतलब है कि अभी के लिए हम जिस जगह पे मौजूद है, ये कभी एंशिएंट ज़ेंगजियान पैलेस हुआ करता था। और मेरे डेफ ग्रैंडपा ने एक बार मुझे बताया था कि दाशु कॉन्टिनेंट के अंदर यान वर्ड डिजास्टर के लिए इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि जहाँ कहीं भी यान का वर्ड इस्तेमाल होता है, वहाँ पे कहीं न कहीं से डिजास्टर जरूर से आया होता है। पर चेनमू को वहाँ पे समझ इस बात की नहीं आ रही थी कि इस मैप के ऊपर तो जगह जगह पे यान वर्ड का इस्तेमाल किया गया था, तो क्या यहाँ पे इतनी सारी जगहों पे डिजास्टर आया था। लेकिन चेनमू की किसी भी बात का बेचारे जायंट एप को तो वहाँ पे कोई भी मतलब समझ नहीं आ रहा था। उसके तो सर के ऊपर से सब कुछ जा रहा था, इसलिए बेचारा जायंट एप वहाँ पे कंफ्यूज होते हुए अपना सर खुजाने लगा था। और वो वहाँ पे इसी तरह से कंफ्यूज होते हुए चेनमू से इन सारी बातों का मतलब पूछने लगा था। जबकि हम देखते हैं कि चेनमू को तो जायंट एप की बातों के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं था। वो तो अभी तक भी वहाँ पे बस उसी डिजास्टर के बारे में ही सोच रहा था, जिसने दाशु कॉन्टिनेंट की इतनी सारी जगहों को नामो निशान तक मिटा दिया था। पर चेनमू को वहाँ पे सबसे ज्यादा हैरानगी तो इस बात से हो रही थी कि बाकी सारी जगहों की तरह ये पैलेस क्यों नहीं डिस्ट्रॉय हुआ था, ये अभी तक भी सही सलामत कैसे था। और यही सारी बातें सोचकर तो अब चेनमू को वहाँ पे ऐसा भी लगने लगा था कि जरूर से इस पैलेस के अंदर कोई बहुत बड़ा राज छुपा हुआ है, और ये भी हो सकता है कि इस जगह को एक्सप्लोर करते हुए मुझे यहाँ पे कोई काम की भी चीज मिल जाए। और इसी बीच हमें वहाँ पे मेंशन के अंदर एक गिलहरी को दिखाया जाता है, जो कि वहाँ पे खाने की तलाश में इधर उधर भाग रही थी कि तभी अचानक से उसकी नजर वहाँ पे पड़े हुए एक फ्रूट के ऊपर पड़ती है, जिसे लेने के लिए जैसे बेचारी वो गिलहरी वहाँ पे आगे बढ़ती है, तो अचानक से उस मेंशन के अंदर छुपे हुए डेमोनिक ऑरा ने वहाँ पे उस गिलहरी को पकड़ते हुए उसके ऊपर हमला कर दिया था, जिसपे बेचारी वो गिलहरी भी दर्द के मारे चिल्लाने लगी थी। और उस गिलहरी की दर्द भरी आवाजें सुनकर चेनमू भी वहाँ पे दोबारा होश में आ चुका था, और वो जल्दी से वहाँ पे उन आवाजों का पीछा करते हुए जायंट एप के साथ दोबारा से उस मेंशन के अंदर भी आ चुका था, जहाँ चेनमू उस खतरे से अनजान है उन आवाजों का पता लगाने के लिए उस मेंशन के अंदर बढ़ने लगा था। पर चेनमू को तो वहाँ पे कोई भी नजर नहीं आ रहा था, हालांकि वो सारी आवाजें तो अभी तक भी वहाँ पे उसे सुनाई दे रही थी, पर दिखाई चेनमू को वहाँ पे कोई भी नहीं दे रहा था। जो देखकर तो चेनमू भी वहाँ पे परेशान हो चुका था कि आखिर यहाँ पे सब हो क्या रहा है। इसलिए चेनमू वहाँ पे जायंट एप से सवाल करते हुए पूछता है, क्या तुम्हें यहाँ पे अजीब सी आवाजें सुनाई दे रही हैं, जैसे कि कोई यहाँ पे किसी को खा रहा हो। और ये कहते हुए जैसे चेनमू वहाँ पे थोड़ा और आगे बढ़ता है, तो अचानक से वहाँ पे सामने वाली दीवार से खून टपकने लगा था, जिसे देखते ही जायंट एप के साथ साथ चेनमू को भी वहाँ पे एहसास हो चुका था कि उन्हें वहाँ पे सुनाई दे रही आवाजें गलत नहीं थी, बल्कि वाकई यहाँ पे किसी को मारा गया था। और इसी बीच अचानक से चेनमू को वहाँ पे एहसास होता है कि उसकी शैडो वहाँ पे हिल रही है। इसलिए जब वो अपनी और जायंट एप की शैडो को गौर से देखता है, तो वो अपने मन ही मन में चैन की सांस लेते हुए कहता है कि नहीं नहीं, वो जरूर से मेरा कोई वहम होगा। लेकिन इससे आगे बेचारा चेनमू वहाँ पे कुछ कह पाता, उससे पहले ही चेनमू की नजर दोबारा से वहाँ पे सामने वाली दीवार के ऊपर पड़ती है, जहाँ पे उस डेमोनिक ऑरा ने अब धीरे धीरे एक शैडो स्पिरिट का रूप लेना शुरू कर दिया था, जिसे देखते हुए चेनमू और जायंट एप तो दोनों ही वहाँ पे घबरा चुके थे। पर कहानी तो यहाँ पे भी खत्म नहीं होती, क्योंकि हम देखते हैं कि अचानक से
ही वो स्पिरिट वहाँ पे बहुत ही तेजी के साथ मूव करते हुए चैनमू के पीछे आके खड़ी हो जाती है, जहाँ उसकी आंखें आके शोलों की तरह दहक रही थी। और ये खतरनाक नजारा देखकर तो बेचारा चैनमू वहाँ पे और भी ज्यादा घबरा चुका था। लेकिन वो डार्क स्पिरिट तो अभी तक भी वहाँ पे इधर से उधर बहुत ही तेजी के साथ मूव करते हुए उन्हें वहाँ पे ड्राइव जा रही थी। और अचानक से वो डार्क स्पिरिट वहाँ पे और भी ज्यादा भयानक रूप लेना शुरू कर देती है, जिसके चलते तो वहाँ पे उस मेंशन के अंदर ही डार्क ऑरा का तूफान आने लगा था। खिड़कियां और दरवाजे जोर जोर से खुलने और बंद होने लगे थे। इवन वो पूरा का पूरा मेंशन ही वहाँ पे हिलने लगा था। और ये खतरनाक नजारा बेचारे चैनमू को डराने के लिए काफी था। इवन जायंट एब भी वहाँ पे ये सब देखकर काफी ज्यादा हैरान दिखाई दे रहा था। हालांकि ये मेंशन उसका घर था और वो बरसों से यहाँ पे रहते हुए आ रहा था, लेकिन ऐसा कुछ अजीब तो आज तक उसके साथ कभी भी नहीं हुआ था। इसलिए जायंट एब भी वहाँ पे थोड़ा हैरान दिखाई दे रहा था कि तभी अचानक से उन दोनों की नजर दोबारा वहाँ पे अपने सामने वाली दीवार के ऊपर जाती है, जिसे वहाँ पे डार्क ऑरा ने पूरी तरह से कवर कर लिया था। और देखते ही देखते उस डार्क ऑरा से वहाँ पे एक बहुत बड़ा जायंट डिमोनिक स्पिरिट का सर निकल कर बाहर आता है, जो कि इतना ज्यादा डरावना और बड़ा दिखाई दे रहा था कि उसने वहाँ पे पूरी की पूरी दीवार तक को भी कवर कर लिया था। और सिर्फ इतना ही नहीं, वो वहाँ पे जोर जोर से रोल भी करने लगा था, जो देखकर तो बेचारा चैनमू वहाँ पे और भी ज्यादा घबरा चुका था। जबकि ये सब देखते हुए तो अब जायंट एब को भी वहाँ पे काफी ज्यादा गुस्सा आ चुका था। इसलिए उसने वहाँ पे उस डिमोनिक स्पिरिट के मुकाबले में खुद भी वहाँ पे जोर जोर से रोल करना शुरू कर दिया था। अब जायंट एब की खतरनाक रोल को सुनकर अचानक से ही वो डिमोनिक स्पिरिट भी वहाँ से गायब हो जाती है, जो देखकर अभी चैनमू वहाँ पे कुछ समझने की कोशिश कर ही रहा था कि उस जायंट डिमोनिक स्पिरिट ने तो वहाँ पे अब पहले से भी ज्यादा खतरनाक रूप लेना शुरू कर दिया था, जो कि इतना ज्यादा बड़ा और भयानक दिखाई दे रहा था कि उसने पूरे के पूरे मेंशन को ही वहाँ पे कवर कर लिया था। अब ये देखकर चैनमू वहाँ पे घबराते हुए जल्दी से जायंट एब से कहता है, मुझे लगता है ये वही चीज है जो कि अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पे किसी को खा रही थी और उसी तरह अब ये हमें भी यहाँ पे खाना चाहती है, इसलिए जल्दी से भागो यहाँ से। अब चैनमू की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि जायंट एब भी वहाँ पे उसके साथ बाहर की तरफ भागने की कोशिश करता है। लेकिन उससे पहले ही हम देखते हैं कि उस जायंट डिमोनिक स्पिरिट ने वहाँ पे अपनी डार्क ऑरा का इस्तेमाल करते हुए वहाँ पे सारे खिड़कियां और दरवाजे बंद कर दिए थे, ताकि वो दोनों वहाँ से भाग ना सके। जो देखकर तो चैनमू वहाँ पे और भी जरा डर गया था। लेकिन जब चैनमू वहाँ पे उस जगह को गौर से देखता है तो उसे वहाँ पे चारों दीवारों के ऊपर कुछ इक्विपमेंट्स दिखाई देते हैं, जो कि दीवार के अंदर घुसे हुए थे। और देखने से ऐसा लग रहा था कि जैसे वो सभी इक्विपमेंट्स वहाँ पे किसी चीज को ट्रैप करने के लिए लगाए गए हैं। पर अभी चैनमू वहाँ पे खड़ा होकर ये सब सोच ही रहा था कि अचानक से ही उस जायंट डिमोनिक स्पिरिट ने वहाँ पे अपने डिमोनिक मंत्रों का जाप करना शुरू कर दिया था। और जैसे ही वो मंत्र चैनमू के साथ टकराते हैं तो वो सीधा वहाँ पे चैनमू के सोल कॉन्शियसनेस के अंदर जाने लगे थे और सीधा सीधा वहाँ पे उसकी डिवाइन बॉडी के ऊपर असर कर रहे थे। जो देखकर चैनमू भी जल्दी से वहाँ पे सीरियस होते हुए कहता है, अगर इस डिमोनिक मंत्र से मुझे अपनी डिवाइन बॉडी को बचाना है तो उसके लिए मुझे इस डिमोनिक मंत्र को अपनी कल्टीवेशन में लगाना होगा, क्योंकि सिर्फ यही एक रास्ता है खुद को और अपनी डिवाइन बॉडी को इन डिमोनिक मंत्रों से बचाने का। और इन डिमोनिक मंत्रों की पावर को ही रिफाइन करके मुझे जल्द से जल्द यहाँ से बाहर निकलने का भी कोई रास्ता ढूंढना होगा। और ये सब सोचकर चैनमू सबसे पहले तो डर को अपने दिल से बाहर निकालता है और उसके बाद वो वहाँ पे उन डिमोनिक मंत्रों का इस्तेमाल करते हुए वहाँ पे उसकी पावर को रिफाइन करने लगा था। और जब चैनमू वहाँ पे काफी सारी पावर को इकट्ठा कर लेता है तो उसका इस्तेमाल करते हुए चैनमू ने अचानक से ही वहाँ पे बंद हो चुके दरवाजे के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक कर दिया था। लेकिन हम देखते हैं कि चैनमू के अटैक उस दरवाजे के ऊपर ज्यादा असर नहीं हो रहा था, इसलिए चैनमू जल्दी से वहाँ पे चलाते हुए जायंट एब को भी उसका साथ देने के लिए कहता है। अब चैनमू की ये बात सुनकर जायंट एब ने भी जल्दी से आगे बढ़ते हुए चैनमू के साथ साथ उस दरवाजे के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक अटैक कर दिया था, जिसके चलते हम देखते हैं कि अचानक से वहाँ पे एक बहुत बड़ा एनर्जी ब्लास्ट हो गया था। लेकिन इसका फायदा ये होता है कि वो दोनों वहाँ पे उस बड़े से गेट को तोड़ते हुए उस मेंशन से बाहर आ चुके थे। और ऐसा करने के लिए चैनमू और जायंट एब दोनों ने ही वहाँ पे अपनी अपनी थंडर पंप टेक्निक का इस्तेमाल किया था, जिसके चलते जैसे चैनमू वहाँ पे बाहर आता है तो वो अपने मन ही मन में अपने ग्रैंडपा का शुक्रिया अदा भी करने लगा था। और उसी के साथ साथ वहाँ पे चैन की सांस लेते हुए कहता है, शुक्र है मैं उस भयानक मेंशन से बाहर आ गया, क्योंकि अगर मैं वहाँ पे उन डिमोनिक मंत्रों के बीच में रहता तो उनकी पावर बहुत ही जल्द मेरी डिवाइन बॉडी अब्जॉर्व करना शुरू कर देती, जिसके चलते वो डिमोनिक पावर्स मेरे ऊपर हावी भी हो सकती थी, या फिर उन खतरनाक पावर्स को बर्दाश्त न करते हुए मेरी पूरी बॉडी एक्सप्लोड भी हो सकती थी। यानी कि आज मैं यहाँ पे मरते मरते हुए बचा हूँ। और अब चैनमू वहाँ पे बहुत ही ज्यादा थका हुआ दिखाई दे रहा था, क्योंकि उसने अपनी सारी एनर्जी को अपनी थंडर पंप टेक्निक में ही लगा दिया था। पर फिर भी चैनमू खुश दिखाई दे रहा था कि कम से कम उसने खुद को बचा तो लिया। लेकिन हम देखते हैं कि चैनमू की ये खुशी ज्यादा देर नहीं रह पाती, क्योंकि अचानक से ही वो दरवाजा जो कि वहाँ पे पूरा का पूरा टूट चुका था वो दोबारा से वहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाता है। और अब वहाँ पे देखने से बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि यहाँ पे अभी थोड़ी देर पहले जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। खैर ये सब होने के बाद अचानक से चैनमू को वहाँ पे उस जायंट डिमोनिक स्पिरिट की आवाज सुनाई देती है, जो कि वहाँ पे गुस्से से गुर्राते हुए चैनमू से कहता है कि आज तक कोई भी इंसान मेरे इस खतरनाक अटैक से नहीं बच पाया। तुम मेरे इस खतरनाक अटैक से बचने वाले पहले इंसान हो, जिसका मतलब है कि तुम में कोई तो खास बात है। और जहाँ तक मेरा अंदाजा है उसके मुताबिक मेरे इस खतरनाक अटैक से सिर्फ मेरे अपने ही क्लैन के लोग खुद को बचा सकते थे, तो इसका मतलब है कि तुम मेरे क्लैन के ही डिसेंडेंट हो। अब ये कहकर तो जायंट डिमोनिक स्पिरिट ने अचानक से वहाँ पे और भी ज्यादा हलचल मचाना शुरू कर दी थी, जिसके चलते उस पूरे एंशिएंट मेंशन के साथ साथ
साथ वह पूरा का पूरा एंशिएंट वंस भी वहाँ पे हिलने लगा था। इवन इस सबसे गॉड के दोनों स्टोन स्टैचूज भी वहाँ पे नहीं बच पाते, वो भी वहाँ पे हिलने लगे थे। और धीरे धीरे हम देखते हैं कि उस मेंशन से भी एक बार फिर से बहुत ही ज्यादा खतरनाक डार्क ऑरा निकलने लगा था। तभी चैनमू को अपने कानों में एक बार फिर से उसी जायंट डेमोनिक स्पिरिट की आवाज सुनाई देती है, जो कि गुस्से से घुराते हुए वहाँ पे चैनमू से कह रहा था कि मैंने तुम्हें मारने के लिए अपनी गॉड डेमोनिक टेक्निक का इस्तेमाल किया था, जो कि हमारे क्लैन की सबसे ज्यादा खतरनाक और पावरफुल टेक्निक है। और आज तक तो खुद गॉड्स भी खुद को इससे नहीं बचा पाए थे, पर तुम इतनी आसानी से मेरी इस खतरनाक टेक्निक से बचते हुए भाग निकले, जिसका मतलब है कि तुम में कोई ऐसी तो खास बात है जो कि तुम्हें दूसरों से अलग बनाती है। और ये कहकर तो उस जायंट डेमोनिक स्पिरिट ने वहाँ पे उस पूरे के पूरे मेंशन के ऊपर ही कब्जा कर लिया था, जो देखने से बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि जैसे वो कोई घर ना होकर बल्कि एक जायंट डेमोनिक स्पिरिट है। और ऐसा होते ही हम देखते हैं कि उस घर से वहाँ पे इतना ज्यादा पावरफुल ऑरा रिलीज हो रहा था कि जायंट टेप और चैनमू दोनों के लिए वहाँ पे खड़ा रह पाना भी मुश्किल होता चला जा रहा था। जो देखकर वो जायंट डेमोनिक स्पिरिट वहाँ पे चैनमू से बात करते हुए कहता है कि तुम में कोई खास बात तो जरूर है, लेकिन अभी तक तुम उतने ज्यादा ताकतवर भी नहीं बन पाए हो कि तुम यहाँ पे मेरे जैसे एक डीमन गॉड का मुकाबला कर सको। तो फिर अभी थोड़ी देर पहले तुम भागने में कैसे कामयाब हो गए थे? जिस पे चैनमू उन्हें वहाँ पे जवाब देते हुए बताता है कि आप वहाँ पे अपनी डिमोनिक मंत्रों का इस्तेमाल करते हुए जिस डिमोनिक शील्ड का इस्तेमाल कर रहे थे, मैंने आपकी उन्हीं डिमोनिक मंत्र की पावर का इस्तेमाल करते हुए आपकी शील्ड के ऊपर अटैक करते हुए उसे वहाँ पे डिस्ट्रॉय कर दिया था, तभी मैं वहाँ से भागने में कामयाब हो पाया था। अब चैनमू की ये बात सुनकर तो हम देखते हैं कि उस जायंट डेमोनिक स्पिरिट को वहाँ पे पक्का यकीन हो गया था कि चैनमू वाकई उसके क्लैन का डिसेंडेंट है। इसलिए वो चैनमू से कहता है, पर तुमने इतनी आसानी से मेरे उस मेथड को कैसे समझ लिया? क्योंकि हमारे क्लैन के डिमोनिक मेथड के अंदर तो हजारों से भी ज्यादा मिस्ट्रीज मौजूद है, जिसे ऐसे तो कोई भी नहीं सीख सकता, जबकि तुमने तो ना सिर्फ एक ही झटके में उसे सीख लिया था बल्कि उसी के साथ साथ उसकी कमजोरी को भी ढूंढ लिया था। जिसपे चैनमू अपना सर खुजाते हुए कहता है कि सबके बारे में तो मुझे भी ज्यादा कुछ नहीं पता। अब चैनमू की ये बात सुनकर उस जायंट डेमोनिक स्पिरिट को वहाँ पे ऐसा लगने लगा था कि चैनमू उसके क्लैन का डिसेंडेंट तो है, पर चैनमू शायद खुद ही इस बात से अनजान है। इसलिए वो जायंट डेमोनिक स्पिरिट वहाँ पे चैनमू को अपने क्लैन का डिसेंडेंट समझते हुए उससे वहाँ पे बात करते हुए कहता है, देखो बच्चे, हमारे क्लैन में टोटल 4 किस्म की शील्ड्स होती हैं। लेकिन ये कहते कहते ही अचानक से उस जायंट डेमोनिक स्पिरिट की नजर वहाँ पे जायंट टेप के ऊपर जाती है, जिसे देखते हुए वो वहाँ पे चैनमू से कहता है, मैं सिर्फ अकेले में तुमसे बात करना चाहता हूँ और तुम्हें अपने क्लैन का सारा ज्ञान भी देना चाहता हूँ, इसलिए इस बंदर को यहाँ से भेज दो। अब उस जायंट डेमोनिक स्पिरिट की ये बात सुनकर जायंट टेप वहाँ पे चैनमू से सवाल करते हुए पूछता है, क्या वाकई तुम मुझे यहाँ से भेजना चाहते हो? क्योंकि जहाँ तक मेरा अंदाजा है तुम्हें इसके ऊपर यकीन नहीं करना चाहिए, हो सकता है ये यहाँ से मेरे जाते ही तुम्हारे ऊपर दोबारा से हमला कर दे। जिसपे चैनमू भी वहाँ पे जायंट टेप से कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं तो इनकी रेस से ही बिलोंग करता हूँ, तो फिर भला ये मुझे कैसे नुकसान पहुँचा सकते हैं? और ये कहकर चैनमू वहाँ पे जायंट टेप को आंख मारते हुए कहता है, तुम मेरी चिंता मत करो और बाहर जाकर मेरा इंतजार करो, अभी थोड़ी देर तक मैं भी वापस आ जाऊंगा। असल में चैनमू यहाँ पे जायंट टेप के साथ मिलकर कोई बहुत बड़ा प्लान कर रहा था, जिसे समझते हुए जायंट टेप भी चुपचाप वहाँ से चला गया था। और जैसे ही जायंट टेप वहाँ से चला जाता है तो वो जायंट डेमोनिक स्पिरिट चैनमू को अपने करीब आने के लिए कहता है और चैनमू से कहता है कि तुम मेरी पहली शील्ड को तो देख ही चुके हो, अब मैं तुम्हें अपने क्लैन की दूसरी शील्ड दिखाता हूँ, जिसे हेमली फ्रीडम शील्ड के नाम से जाना जाता है, और उसे कैसे सीखना था उसके मेथड को भी वो वहाँ पे चैनमू को बताने लगा था। जिसे देखकर चैनमू ने भी वहाँ पे और ज्यादा देर ना करते हुए अपने सोल सी रेलम के अंदर ही प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया था। और जैसे जैसे चैनमू वहाँ पे उस टेक्निक को प्रैक्टिस कर रहा था, चैनमू को अपनी बॉडी के अंदर एक नया ही एहसास होने लगा था। पर हम देखते हैं कि चैनमू के आसपास चीजें बहुत ही ज्यादा भयानक हो रही थी, क्योंकि उस खतरनाक टेक्निक को प्रैक्टिस करने की वजह से वहाँ पे मौजूद हर एक जिंदा चीज की सोल बाहर आ चुकी थी और चैनमू की पावर वहाँ पे उनकी सोल्स को तड़पा रही थी, जिनमें जायंट टेप भी शामिल था। हालांकि ये सब बस थोड़ी देर के लिए ही हुआ था, लेकिन उसके बावजूद भी ये सब देखकर चैनमू वहाँ पे समझ चुका था कि ये टेक्निक कितनी ज्यादा खतरनाक है। पर जैसे ही चैनमू का ध्यान अपनी उस टेक्निक से भटकता है तो उसके रिजल्ट वहाँ पे और भी ज्यादा भयानक होने लगे थे, जो देखने से वहाँ पे बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि जैसे वहाँ पे कोई बहुत बड़ा भूकंप आ रहा हो। लेकिन ये सब देखकर तो वो जायंट डेमोनिक स्पिरिट बहुत ही ज्यादा खुश हो चुका था। उसे अब वहाँ पे पक्का यकीन हो चुका था कि चैनमू वाकई उसके क्लैन का डिसेंडेंट है। इसलिए वो वहाँ पे सारी बातों को इग्नोर करके वहाँ पे दोबारा चैनमू से बात करते हुए कहता है कि जब तुम मेंशन के अंदर आए थे तब तुम्हें दीवार के अंदर घुसे हुए कुछ अजीब से इक्विपमेंट्स दिखाई दिए होंगे, जिनका इस्तेमाल करते हुए मुझे यहाँ पे ट्रैप करके रखा गया है। पर अब क्योंकि मेरे क्लैन का डिसेंडेंट यहाँ पे आ चुका है तो इसका मतलब है कि मेरे आजाद होने का भी समय हो चुका है, इसलिए जल्दी से आगे बढ़ते हुए उन सभी इक्विपमेंट्स को उन दीवारों से बाहर निकाल दो ताकि तुम्हारा ये महान एंसेस्टर यहाँ पे आजाद हो सके। पर चैनमू भी बहुत ज्यादा चालाक था, वहाँ पे बहुत ही चालाकी के साथ जायंट डेमोनिक स्पिरिट को जवाब देते हुए बताता है, मैंने उन इक्विपमेंट्स को अच्छी तरह से देखा था, पर अभी मैं उतना ज्यादा ताकतवर भी नहीं हो पाया कि मैं उन्हें दीवार से बाहर निकाल सकूं, इसलिए आप जल्दी से मुझे बाकी की भी दोनों टेक्निक सिखा दीजिए ताकि मैं यहाँ पे जल्द से जल्द आपको आजाद करवा सकूं। अब चैनमू की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि जायंट डेमोनिक स्पिरिट भी वहाँ पे चैनमू की बातों में आते हुए उसे वहाँ पे अपनी तीसरी शील्ड के बारे में बताने लगा था, जिसे दी ग्रेट विजडम के नाम से भी जाना जाता था, और उसे भी चैनमू ने वहाँ पे पहले की तरह अपने सोल सी रेलम के अंदर प्रैक्टिस करते हुए पूरी तरह से सीख
सीख लिया था, पर वो वहाँ पे जायंट डेमोनिक स्पिरिट के सामने शो ऐसे कर रहा था कि जैसे वो अभी तक भी सही तरीके के साथ उस टेक्निक को नहीं सीख पाया। और अब बारी थी चौथी और सबसे खतरनाक टेक्निक की, जिसके बारे में जायंट डेमोनिक स्पिरिट वहाँ पे चेनमू को बताते हुए कहता है कि अब मैं तुम्हें जिस टेक्निक के बारे में बताने जा रहा हूँ वो मेरे क्लैन की सबसे खतरनाक और पावरफुल टेक्निक है, और उसकी पावर का अंदाजा तुम इस बात से लगा सकते हो कि अगर तुम पहले वाली तीनों टेक्निक्स को आपस में मिला देते हो तो वो तीनों मिलकर भी इस अकेली टेक्निक का मुकाबला नहीं कर पाएंगी। और इस टेक्निक का नाम है द ग्रेट डेमोनिक शील्ड। पर वो टेक्निक मैं तुम्हें ऐसे ही नहीं सिखा सकता, उससे पहले तुम्हें मुझे यहाँ पे आजाद करवाना होगा, तब जाकर ही कहीं मैं तुम्हें वो टेक्निक सिखा पाऊंगा। और ये कहकर वो जायंट डेमोनिक स्पिरिट वहाँ पे बहुत ही प्यार के साथ चेनमू को उस मेंशन के अंदर बुलाने लगा था, जिसपे चेनमू भी वहाँ पे जायंट डेमोनिक स्पिरिट से माफी मांगते हुए कहता है मुझे माफ कर दीजिएगा, लेकिन मैं इतना ज्यादा बेवकूफ हो ना समझूं कि मैं अभी तक पहले वाली तीन टेक्निक्स को भी अच्छी तरह से नहीं समझ पाया, तो फिर चौथी टेक्निक को तो क्या ही समझूंगा। इसलिए मुझे नहीं लगता कि मैं अभी भी इतना ज्यादा पावरफुल हो पाया हूँ कि उन इक्विपमेंट्स को बाहर निकालते हुए आपको आजाद करवा सकूं। अब चेनमू की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि जायंट टेप जो कि उस एंशिएंट रूइन से बाहर बैठा हुआ था, वो भी चेनमू को वहाँ पे जायंट डेमोनिक स्पिरिट को बेवकूफ बनाते हुए देखकर वहाँ पे हंसने लगा था, जबकि अंदर की तरफ जायंट डेमोनिक स्पिरिट वहाँ पे चेनमू से कहते हैं नहीं नहीं मेरे बच्चे, किसने कहा कि तुम बेवकूफ हो, तुम्हारे अंदर बहुत ही ज्यादा कमाल की पावर है जो कि तुम्हें दूसरों से अलग बनाती है, और अगर तुम मुझे यहाँ पे आजाद करवा देते हो तो मैं अपनी महान पावर का इस्तेमाल करते हुए तुम्हें और भी ज्यादा ताकतवर बना दूंगा। अब जायंट डेमोनिक स्पिरिट की ये बात सुनकर चेनमू जो कि अभी तक वहाँ पे बेवकूफ बनने का नाटक कर रहा था, अचानक से ही वो वहाँ पे एक स्माइल करते हुए जायंट डेमोनिक स्पिरिट को एक लुक देता है, जिसे देखते ही जायंट डेमोनिक स्पिरिट वहाँ पे समझ चुका था कि अब तक चेनमू उसे वहाँ पे बेवकूफ बनाते हुए आ रहा था। अब जैसे ही जायंट डेमोनिक स्पिरिट को वहाँ पे इस बात का एहसास होता है कि चेनमू तो उसे वहाँ पे बेवकूफ बना रहा था, तो हम देखते हैं कि उसे वहाँ पे चेनमू के ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आने लगा था। वो गुस्से से वहाँ पे चिल्लाते हुए चेनमू से कहता है आखिर तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे जैसे एक महान डीमन गॉड को बेवकूफ बनाने की, इसकी सजा में तो अब तुम्हें यहाँ पे मरना होगा। और जायंट डेमोनिक स्पिरिट की ये बात सुनकर चेनमू वहाँ पे उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है आखिर तुम मुझे गिला क्यों कर रहे हो, तुम्हारा भी तो यही इरादा था मुझे बेवकूफ बनाते हुए खुद को आजाद करवाना, क्यों मैंने ठीक कहा ना। मैं ये बात अच्छी तरह से जानता हूँ कि अगर मैं तुम्हें आजाद करवा देता तो तुम सबसे पहले मेरी ही जान लेते। तुम्हें क्या लगा था कि उन स्पाइक्स को देखते हुए मुझे इस बात का एहसास नहीं हुआ होगा कि तुम्हें यहाँ पे ट्रैप करके रखा गया है। वैसे भी वो पिन सेम टू सेम है, मेरी ग्रैंड माशिया की नीडल्स की तरह दिखाई दे रहे थे, जिसका इस्तेमाल वो दूसरे लोगों को ट्रैप करने के लिए करती है। अब चेनमू की ये सारी बातें सुनकर हम देखते हैं कि जायंट डेमोनिक स्पिरिट वहाँ पे गुस्से से घुराते हुए चेनमू से कहता है ओ तो इसका मतलब है कि तुम सब कुछ पहले से ही जानते थे। जिसपे चेनमू वहाँ पे उसका मजाक उड़ाते हुए कहते हैं हाँ तो तुम्हें क्या लगा था कि मैं तुम्हारी किसी घटिया डीमन रेस से बिलोंग करता हूँ। नहीं, मैं एक इंसान हूँ और हमेशा इंसान ही रहूंगा। जिस समय तुमने मुझे अपना डिसेंडेंट बोला था मैं उस समय तुम्हारे गंदे इरादों के बारे में जान गया था और अब तक बस यहाँ पे जानबूझकर नाटक कर रहा था। और ये कहकर चेनमू वहाँ पे बहुत ही कूल तरीके के साथ जायंट डेमोनिक स्पिरिट को अपनी पीठ दिखाते हुए मजे से वहाँ से जाने लगा था। पर अभी चेनमू वहाँ से जा ही रहा था कि तभी हम देखते हैं कि अचानक से वो जायंट डेमोनिक स्पिरिट एक बार फिर से गुस्से से घुराते हुए चेनमू से कहता है तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें इतनी आसानी से यहाँ से जाने दूंगा, आज तो मैं यहाँ पे तुम्हारी हड्डियों को भी चबा चबा के खा जाऊंगा। और ये कहकर उसने वहाँ पे अपनी डेमोनिक पावर्स का इस्तेमाल करते हुए चेनमू को वहाँ पे चारों तरफ से घेर लिया था, जो देखकर तो चेनमू को भी वहाँ पे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये उस मेंशन में ट्रैप होने के बावजूद भी यहाँ पे अपनी पावर का इस्तेमाल कैसे कर पा रहा है। लेकिन कहानी तो यहाँ पे भी खत्म नहीं होती, क्योंकि हम देखते हैं कि उस जायंट डेमोनिक स्पिरिट ने वहाँ पे चेनमू के नीचे से निकलना शुरू कर दिया था, जिस बात का तो वहाँ पे चेनमू को जरा सा भी एहसास नहीं था। पर जैसे जैसे वो जायंट डेमोनिक स्पिरिट वहाँ पे बाहर आ रहा था वैसे वैसे ही हम देखते हैं कि उस गॉड का वो स्टोन स्टैचू भी एक्टिवेट होने लगा था, जिसके अंदर से डिवाइन मंत्र भी बाहर निकलने लगे थे। और जैसे जैसे उस गॉड स्टोन स्टैचू की पावर एक्टिवेट हो रही थी हम देखते हैं कि उसकी बॉडी में आए हुए क्रैक्स भी खुद ब खुद ही वहाँ पे बनने लगे थे। और सिर्फ इतना ही नहीं, वो स्पाइक्स जिन्होंने वहाँ पे उस जायंट डेमोनिक स्पिरिट को ट्रैप कर रखा था उनकी पावर भी वहाँ पे दोबारा से एक्टिवेट हो जाती है। और ऐसा होते ही उन स्पाइक्स ने वहाँ पे उस जायंट डेमोनिक स्पिरिट की पावर को भी सप्रेस करना शुरू कर दिया था, जिसके चलते वो सारी पावर जिन्होंने वहाँ पे चेनमू को घेर रखा था वो भी दोबारा से उस मेंशन के अंदर खींचे जाने लगी थी, जैसे कि कोई जबरदस्ती उन्हें वहाँ पे खींच रहा हो। अब ये कमाल का नजारा देखकर तो चेनमू के साथ साथ जायंट भी बहुत ज्यादा हैरान दिखाई दे रहा था। उन्हें तो वहाँ पे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि अचानक से यहाँ पे ये सब कैसे हो गया। पर अचानक से चेनमू वहाँ पे स्माइल करके उस जायंट डेमोनिक स्पिरिट का मजाक उड़ाते हुए कहता है तुम्हारी जैसी डेमोनिक स्पिरिट्स का मुकाबला करने के लिए मुझे मेरे ग्रैंडपा बचपन से ही ट्रेनिंग देते हुए आ रहे हैं, इसलिए तुम्हारी जैसी डेमोनिक स्पिरिट से निपटना तो मेरे लिए आम बात है। और ये कहकर चेनमू एक बार फिर से वहाँ पे बहुत ही कूल तरीके के साथ उस एंशिएंट रूइन से बाहर जाने लगा था। पर चेनमू वहाँ से जा पाता उससे पहले चेनमू को वहाँ पे एक बार फिर से उसी एंशिएंट डेमोनिक स्पिरिट की
आवाज सुनाई देती है जो कि वहाँ पे चेनमू से कह रहा था, क्या तुम बाकी खुद को एक इंसान समझते हो? बच्चे, मैंने तुम्हें अपना जो डिसेंडेंट बोला था वो मैंने झूठ नहीं बोला था। तुम बाकी हमारी डिमोनिक रेस से ही बिलोंग करते हो। अभी तो तुम खुद से अनजान हो, लेकिन फ्यूचर में तुम्हें इस बात का एहसास जरूर से होगा। और ये कहते कहते ही वो जायंट डिमोनिक स्पिरिट पूरी तरह से सप्रेस हो चुका था। लेकिन उसकी बातों ने वहाँ पे चेनमू को काफी ज्यादा परेशान कर दिया था, क्योंकि चेनमू भी वहाँ पे ये बात अच्छी तरह से जानता था कि सप्रेस होते समय वो जायंट डिमोनिक स्पिरिट बिल्कुल भी झूठ नहीं बोल रहा होगा। और यही सब सोचते हुए चेनमू वहाँ पे बाहर आ चुका था। जहाँ चेनमू को आते हुए देखकर चेनमू भी वहाँ पे उससे कहता है, क्या वाकई तुम्हें उस जायंट डिमोनिक स्पिरिट की बातों के ऊपर यकीन है? तुम्हारे फेस को देखते हुए तो मुझे ऐसा ही लग रहा है कि जैसे तुम खुद को भी एक डिमन ही समझ बैठे हो। जिस पे चेनमू वहाँ पे उसकी बात को मजाक में लेते हुए उससे कहता है, तुम तो जानते ही हो कि वो डिमोनिक स्पिरिट कितना ज्यादा झूठा था। वो तो बस मुझे फंसाने के लिए ये सब बोल रहा था। और तुम खुद ही मुझे देखो, मैं भला कैसे एक डिमन हो सकता हूँ? और ये तो अच्छा है कि मेरे सभी ग्रैंड पास ने बचपन से ही मुझे इन चालाकियों से निपटना समझा दिया था, तभी आज जाकर मैं खुद को यहाँ पे बचा पाया हूँ। और जायंट टेप मेरे दोस्त, जहाँ तक मेरा अंदाजा है अब ये जगह खतरे से खाली नहीं है, इसलिए अब तुम्हें अपना घर बदल लेना चाहिए। चेनमू की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि जायंट टेप भी वहाँ पे थोड़ा परेशान हो गया था, क्योंकि वो और आसपास के कुछ जंगली जानवर खुद को बचाने के लिए उसी एंशिएंट रूइंस के अंदर ही रहा करते थे। पर अब तो ये जगह भी उनके लिए खतरा बन चुकी थी, इसलिए उन्हें वहाँ पे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि अब से वो लोग कहाँ पे रहेंगे, क्योंकि अगर वो रात बाहर गुजारते तो वो डार्कनेस वैसे ही उन सभी की जान ले लेती। और ये सब सोचकर चेनमू वहाँ पे उन सभी से कहता है, चिंता मत करो, तुम लोग इस एंशिएंट रूइंस के अंदर रह सकते हो, लेकिन गलती से भी उस एंशिएंट टेंपल के अंदर जाने की कोशिश मत करना, वरना अगले दिन तुम्हारी लाश ही मिलेगी। अब चेनमू की ये बात सुनकर सभी जानवर भी वहाँ से वापस चले जाते हैं। जिसके बाद जायंट टेप चेनमू को लेकर अपने रूलिंग एरिया में आ चुका था, जहाँ पे एक बड़ी सी चट्टान के ऊपर जायंट टेप के पंजे का निशान मौजूद था, जो कि ये दर्शाता था कि जायंट टेप ये जंगल का किंग है। वहीं जायंट टेप वो सब चेनमू को बहुत ही प्राउड के साथ बता रहा था, जो देखकर चेनमू वहाँ पे थोड़ा कंफ्यूज होते हुए उससे कहता है कि वो सब तो ठीक है कि तुम इस जंगल के लॉर्ड हो, और वैसे तो ये बात मैं पहले से ही जानता था, लेकिन तुम मुझे यहाँ पे अपने साथ लेकर क्यों आए हो? जिस पे जायंट टेप वहाँ पे चेनमू से अपने पंजे के साथ साथ उसे भी वहाँ पे अपना पंजा बनाने के लिए कहने लगा था, क्योंकि अब जायंट टेप चेनमू को अपना भाई मान चुका था। अब जायंट टेप की ये बात सुनकर चेनमू भी वहाँ पे उस बड़े से स्टोन के करीब आके आता, जहाँ जैसे ही चेनमू उस स्टोन के ऊपर अपना हाथ रखता है तो चेनमू वहाँ पे समझ चुका था कि यहाँ पे अपने हाथ को प्रिंट करना इतना ज्यादा आसान काम भी नहीं है, इसलिए चेनमू वहाँ पे अपनी स्पिरिचुअल पावर टेक्निक का इस्तेमाल करता है, जिसके चलते हम देखते हैं कि उस चट्टान के बीचों बीच बहुत ही ज्यादा तेज गोल्डन एनर्जी रिलीज होने लगी थी, और चेनमू का हाथ भी वहाँ पे स्टोन के ऊपर प्रिंट होने लगा था। जो देखा तो जायंट टेप वहाँ पे बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड दिखाई दे रहा था, और जब चेनमू का हाथ वहाँ पे पूरी तरह से उस स्टोन के ऊपर प्रिंट हो जाता है तो जायंट टेप वहाँ पे चेनमू का मजाक उड़ाते हुए कहता है, देखो मेरा पंजा तुम्हारे पंजे से कितना ज्यादा बड़ा है, पर अब क्योंकि तुम्हारा पंजा भी स्टोन के ऊपर आ चुका है तो इसका मतलब है कि अब से तुम भी मेरी तरह इस जंगल के गार्डियन हो, यानी कि मेरे छोटे भाई हो। और ये कहकर उन दोनों ने ही वहाँ पे जोर जोर से हंसना शुरू कर दिया था। उन दोनों का बॉन्ड तो हर गुजरते दिन के साथ और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता चला जा रहा था, लेकिन अभी चेनमू जायंट टेप के साथ मिलकर वहाँ पे इसी तरह से अपनी खुशी मना ही रहा था कि तभी अचानक से ही उसकी नजर वहाँ पे कुछ लोगों के ऊपर पड़ती है, जो कि वहाँ पे पेपर फ्लावर्स का इस्तेमाल करते हुए बहुत ही तेजी के साथ उड़ते हुए डिसेबल विलेज की तरफ ही बढ़ रहे थे, और उनके साथ साथ वहाँ पे एक बहुत बड़ी जेंट सोर्ड भी आगे बढ़ रही थी, जिन्हें देखकर चेनमू भी वहाँ पे थोड़ा चौंकते हुए कहता है कि आखिर ये कौन लोग है? ऐसे लोगों को तो आज से पहले मैंने कभी भी डाशू कॉन्टिनेंट के अंदर नहीं देखा। जबकि जैसे जैसे वो लोग वहाँ पे आगे बढ़ रहे थे वैसे वैसे ही हम देखते हैं कि डाशू कॉन्टिनेंट का पूरा मौसम ही वहाँ पे चेंज होता चला जा रहा था, और उस जेंट सोर्ड के चलते सभी डिसेबल ग्रैंड पास ने भी उन्हें वहाँ पे देख लिया था, जिसके चलते वो सभी वहाँ पे एक ही जगह पे इकट्ठा हो चुके थे। और देखते ही देखते वो सभी मिस्टीरियस लोग वहाँ पे डिसेबल विलेज में पहुंच जाते हैं, जहाँ पे उन लोगों का लीडर ग्रैंड माशिया की तरफ इशारा करते हुए कहता है, मैंने तुम्हारा काफी नाम सुन रखा है और इसी के चलते मैं यहाँ पे तुमसे कुछ कपड़े सिलवाना चाहता हूँ। जिस पे गाँव के मुखिया भी वहाँ पे उसे सवाल करते हुए पूछते हैं, क्या आप हमें बता सकते हैं कि आपको किस तरह के कपड़े सिलवाने हैं? जिस पे वो एल्डर भी बहुत ही एटीट्यूड के साथ जवाब देते हुए गाँव के मुखिया से कहता है कि जब मैं अपनी ट्रेनिंग की शुरुआती दौर में था तो उस समय मैंने 9 लोगों के कफन तैयार किए थे, पर अब वो बहुत ही ज्यादा पुराने हो चुके हैं, इसलिए मैं नहीं सिलवाना चाहता हूँ, जिसे तुम अपने ही साइज पे बना सकते हो। अब इस इनडायरेक्ट वे में दी हुई धमकी को वो लोग भी वहाँ पे अच्छी तरह से समझ चुके थे, और ग्रैंडमा डूजी वहाँ पे आगे बढ़कर स्माइल करते हुए उससे कहते हैं, ओ तो ऐसी बात है। जिस पे वो एल्डर भी वहाँ पे एक डेविल स्माइल करते हुए उससे कहता है, मुझे यहाँ पे 9 कोफिन चाहिए। अब उस एल्डर की ये बात सुनकर तो हम देखते हैं कि ग्रैंडपा ने वहाँ पे उन कोफिन्स को बनाने के लिए लकड़ियों को काटना शुरू कर दिया था, पर इसी बीच चेनमू भी हड़बड़ी में वहाँ पे आ पहुंचता है, जो कि आते साथ ही वहाँ पे अपनी ग्रैंड माशिया से कहता है कि मैंने कुछ अनजान लोगों को अपने डाशू कॉन्टिनेंट के अंदर उड़ते हुए देखा था। और चेनमू को देखकर ग्रैंड माशिया भी वहाँ पे थोड़ा परेशान होते हुए उससे कहते हैं, क्या कि तुम यहाँ पे क्यों चले आए? तुम तो आज रात अपनी ट्रेनिंग करने वाले थे ना, तो फिर तुम आखिर इतनी जल्दी कैसे वापस आ गए? जिस पे चेनमू उन्हें वहाँ पे जवाब देते हुए बताता है कि उन अनजान लोगों को देखकर मुझे आप सभी की बहुत ही ज्यादा चिंता होने लगी थी, तो इसलिए मैं जल्दी वापस आ गया। जबकि वो एल्डर चेनमू को देखकर वहाँ पे एक डेविल स्माइल करते हुए कहता है, ओ अब एक कफन और एक कॉफिन
और ज्यादा बनवाना पड़ेगा। मुझे ये नहीं पता था कि यहाँ पे टोटल 10 लोग रहते हैं। और ये कहकर वो एल्डर अपने कियान नाम के एक डिसेबल को आदेश देते हुए कहता है कि इन भिखारी को जल्दी से इनके पैसे लौटा दो ताकि ये हमारे लिए जल्दी से जल्दी कफन को तैयार कर सके। अब अपने मास्टर की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि कियान ने भी वहाँ पे अपने पास से काफी सारे पेपर फ्लावर्स को बाहर निकालते हुए वहाँ पे नीचे उनकी तरफ फेंकना शुरू कर दिया था, जिसे देखते ही अल्केमी ग्रैंडपा वहाँ पे समझ जाते हैं कि ये तो मरे हुए लोगों के पैसे हैं। जो देखकर वो एल्डर वहाँ पे जोर जोर से हंसने लगा था और वो वहाँ पे ग्रैंडमा शिया की तरफ देखते हुए उनसे कहता है कि अगर वो सभी कॉफिस अभी के अभी तैयार हो जाते तो मेरा काम यहाँ पे आसान हो जाता। जिसपे ग्रैंडमा शिया भी उसे वहाँ पे एक और लुक देते हुए कहती है, अगर आपको इतनी ज्यादा जल्दी है तो मैं अभी के अभी काम स्टार्ट कर देती हूँ। और ये कहकर ग्रैंडमा शिया ने वहाँ पे और ज्यादा देर ना करते हुए उन कफन्स को बनाना शुरू कर दिया था, जबकि ग्रैंडपा माँ ने भी वहाँ पे 10 की बजाय 12 कॉफिन्स बना दिए थे, जिन्हें वो वहाँ पे उस एल्डर को देते हुए कहते हैं, बाकी की 2 कॉफिन्स मेरी तरफ से आपको गिफ्ट है। और उन्हीं कॉफिन्स के ऊपर ग्रैंडमा शिया ने कफन भी डाल दिए थे। अब बस कमी थी तो डेड बॉडीज की, जिन्हें वहाँ पे उन कॉफिन्स के अंदर रखा जाने वाला था। और ग्रैंडमा शिया भी वहाँ पे एक डेविल स्माइल करते हुए उस एल्डर से कहती है, मैंने तुम सभी के साइज के टोटल 12 कफन्स बनाए हैं, जो कि उम्मीद करते हो कि तुम सभी को फिट आएंगे। अब अपनी ग्रैंडमा शिया की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि जब चेनमू वहाँ पे उन सभी लोगों की गिनती करता है तो उन सभी की तादाद भी 12 थी। जो देखा तो चेनमू भी वहाँ पे हंसते हुए खुश होने लगा था। और तभी अल्केमी ग्रैंडपा वहाँ पे कोल्ड टून में उस एल्डर से कहते हैं, आपका एक्सेंट तो मुझे बिल्कुल लीजियन सेट के लोगों की तरह दिखाई दे रहा है। और मैंने लीजियन के एक बहुत ही ज्यादा ताकतवर इंसान के बारे में सुन रखा है, जो कि अपने लीजियन सेक्ट में आने वाले नए लोगों को ट्रेनिंग देता है, जिसे मुंबई के नाम से जाना जाता है। मैंने सुना है कि वो इंसान इतना ज्यादा ताकतवर है कि वो अपनी पावर का इस्तेमाल करके पानी के बहाव को रोकते हुए उसे भी 2 हिस्सों में काट सकता है। अब ये सुनकर वो एल्डर भी वहाँ पे स्माइल करते हुए कहता है, आपने बिल्कुल ठीक सुन रखा है, पर आज से कुछ दिन पहले उसी मास्टर के 5 एल्डर्स और 5 डिसेबल्स यहाँ पे आए थे, जिन्हें 5 रिवर ऑफ डिसेबल्स के नाम से भी जाना जाता था। पर अफसोस की बात तो ये है कि उनका कोई भी अता पता नहीं है। अब उस एल्डर की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि चेनमू भी वहाँ पे समझ जाता है कि ये किसी और की नहीं बल्कि उन्हीं 5 डिसेबल्स की बात कर रहा है, जो कि चेनमू के पीछे पड़े हुए थे और उसे मारना चाहते थे। तभी ब्लाइंड ग्रैंडपा वहाँ पे उस एल्डर से कहते हैं, अब तो मुझे तुम्हारी डिसेबल्स की चिंता होने लगी है। आखिर तुमने उन्हें ट्रेनिंग के लिए दाशु कॉन्टिनेंट के अंदर ही क्यों भेजा था? क्या आपको नहीं पता कि ये जगह कितनी ज्यादा खतरनाक है? मुझे तो लगता है कि अब तक वो सभी बहुत ही बुरी तरह से मारे जा चुके होंगे। अब ब्लाइंड ग्रैंडपा की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि उस एल्डर के साथ साथ उसके डिसेबल्स को भी बहुत ही ज्यादा गुस्सा आने लगा था। पर तभी वो एल्डर उन्हें वहाँ पे जवाब देते हुए कहता है, ये बात मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि दाशु कॉन्टिनेंट कितनी ज्यादा खतरनाक जगह है और अब तक वो सभी लोग मारे भी जा चुके होंगे। इसलिए तो मैं खुद यहाँ पे उनके कातलों को ढूंढने के लिए आया हूँ, ताकि मैं उनके हथियारों को ढूंढकर उन्हें भी मौत के घाट उतार सकूं। और तुम लोगों को ये जानकर बहुत ही ज्यादा खुशी होगी कि मुझे उन हथियारों को भी पता चल चुका है। उनमें से एक डिसेबल को रेड सिल्क की मदद से मारा गया था, और वैसा सिल्क तो बिल्कुल ये लेडी भी इस्तेमाल करती है। और उनमें से एक डिसेबल को तो उसकी गर्दन में लकड़ी की स्टिक को घुसाते हुए मारा गया था, जिसने अभी तक सही से अपनी कल्टीवेशन जर्नी को स्टार्ट ही नहीं किया था। पर उससे पहले उन दरिंदों ने उसे मौत के घाट उतार दिया। पर अब तुम दरिंदों को मैं बिल्कुल भी जिंदा नहीं छोड़ने वाला। अब उस एल्डर की ये बात सुनकर चेनमू भी वहाँ पे समझ चुका था कि उसके सामने खड़ा हुआ ये इंसान कोई और नहीं बल्कि मुंबई ही है, जो कि यहाँ पे अपने उन डिसेबल्स की मौत का बदला लेने के लिए आया है। और इसी बीच हम देखते हैं कि म्यूट ग्रैंडपा उन्हें वहाँ पे गालियां दिए जा रहे थे, जो देखकर डीव ग्रैंडपा उसे वहाँ पे रोकते हुए कहते हैं कि अब चुप भी कर जाओ, उन्हें वहाँ पे तुम्हारी किसी भी बात का कोई भी मतलब समझ नहीं आ रहा। और तभी गाँव के मुखिया भी वहाँ पे एक मिस्टीरियस स्माइल करते हुए उससे कहते हैं, वो तो आप यान किंगडम से बिलोंग करते हैं, और जहाँ तक मेरा अंदाजा है आप एम्परर के भी खास होंगे। जिसपे वो एल्डर बहुत ही एटीट्यूड के साथ जवाब देते हुए कहता है कि मैं लीजियन सेक्ट का गवर्नर हूँ और मेरी पोजीशन लीजियन सेक्ट में 2nd ग्रेड की है, और जो 5 के 5 डिसेबल्स यहाँ पे आए थे वो सभी के सभी भी मुझसे ही बिलोंग करते थे, वो सभी मेरे जूनियर्स थे। जिसपे गांव के मुखिया भी वहाँ पे कोर्ट रूम में उससे कहते हैं, ओ तो ऐसी बात है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आपको अपने कोर्ट रूल्स के बारे में तो पता ही होगा। अब गाँव के मुखिया की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि मुंबई भी वहाँ पे एक डेविल स्माइल करते हुए कहता है, ओ तो तुम लोग हमारे रूल्स को मानते हो, ये तो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा खुशी की बात है। तो चलो फिर रूल्स के मुताबिक ही चलते हैं। मेरा ये डिसेबल कियान बस अभी अभी स्पिरिचुअल फीटस रियालम में पहुंचा है, जो कि यहाँ पे तुम्हारे इस छोटे से डिसेबल को चैलेंज करना चाहता है। असल में मुंबई यहाँ पे चेनमू की बात कर रहा था। अब ये सुनकर तो ग्रैंडपा डू को वहाँ पे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ गया था। वो जल्दी से अपने डैगर को बाहर निकालते हुए उससे कहते हैं कि अगर तुम में हिम्मत है तो मेरे इस डैगर का मुकाबला करके दिखाओ, तुम उस बच्चे को क्या चैलेंज कर रहे हो। जिसपे गाँव के मुखिया वहाँ पे ग्रैंडपा डू को रोकते हुए कहते हैं, नहीं नहीं ऐसे नहीं, हमें भी रूल्स के मुताबिक ही चलना होगा। और हाँ, अब कोई भी चेनमू को फाइट करने के लिए नहीं रोकेगा, और ना ही कोई अब उसे फाइट के बारे में कोई एडवाइस देगा। चेनमू को सब कुछ खुद से ही करना होगा। और ये कहकर गांव के मुखिया वहाँ पे चेनमू से कहते हैं कि अगर तुम हार जाओ तो जिंदा वापस मत आना। गांव के मुखिया की ये बात चेनमू भी वहाँ पे समझ चुका था, इसलिए वो वहाँ पे बहुत ही बहादुरी के साथ अपने डैगर्स को बाहर निकालते हुए वहाँ पे कियान का मुकाबला करने के लिए उसके सामने भी आ चुका था। और इसी कमाल के सीन के साथ हमारी अमेजिंग एपिसोड यहीं पे खत्म हो गया था। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें, और अगर चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करते जाना।
जाना। तो मिलता है एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।